हाय फ्रेंड्स। एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लेक्चर सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआती दौर में मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो एकदम बेसिक टॉपिक्स पर है और जिनसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और ये टॉपिक हम लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उनको पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, यानी पहले हम लोग बेसिक टॉपिक्स को सब कवर करेंगे और धीरे धीरे हम लोग एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केपलर्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मेनली जो CUCET, IIT जैम और इसके अलावा जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं एमएससी के एडमिशन के लिए फिज़िक्स में, उनके सिलेबस पर बेस्ड ये लेक्चर तैयार किया गया और साथ ही साथ यहाँ लास्ट में IIT जैम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि केपलर ने प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए। जो पहला लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं। तो पहला लॉ यानी केपलर्स फर्स्ट लॉ ये कहता है क्या कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। जो भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड जो है इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, सन को फोकस पकड़ के, ठीक ना। तो इलिप्स का फोकस होता है तो उस फोकस पर सन रहेगा और बाकी प्लैनेट उसके अराउंड जो है वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ हुआ। इसको हम लोग लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो लॉ है केपलर का वो है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ठीक है। अब एरियल वेलोसिटी पहले समझ लेते हैं, तब इस लॉ को समझते हैं। एरियल वेलोसिटी क्या कहलाता है कि एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मान लिया जाए कि कोई क्वांटिटी, कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और साथ साथ मोशन के साथ साथ उसका एरिया वैरी कर रहा है, तो वो एरिया पर यूनिट टाइम को ही हम लोग एरियल वेलोसिटी कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह का एक हम लोग का रेक्टेंगुलर सिस्टम है और ये एक रॉड है। तो ये रॉड इस सेक्शन के साथ एक एरिया बना रहा है। अब अगर टाइम के साथ इस रॉड को हम लोग आगे की तरफ मूव कराया जाए तो एरिया धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये एरिया जितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज होते जाएगा, जैसे मान लिया रॉड यहाँ पर था, मान लिया 5 सेकंड बाद इधर आ गया तो एरिया क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। फिर मान लिया 10 सेकंड बाद इधर आ गया तो एरिया क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया। तो ये एरिया पर यूनिट टाइम को ही हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट के एरियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए ये सन है, ये कोई एक प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट और सन को जो जोड़ने वाला लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेस करता है। तो अगर मान लिया जाए कि ये सन और प्लैनेट को जोड़ने वाला लाइन है, 5 सेकंड बाद प्लैनेट इधर की तरफ चला आया, टाइम हम लोग बस ऐसे पकड़ ले रहे हैं, 5 सेकंड में तो कवर करेगा नहीं, ठीक ना। कोई एक हम लोग डेफिनेट टाइम पकड़ लेते हैं, ठीक ना, कि यहाँ से यहाँ तक आया कोई एक टी टाइम के अंदर, फिर यहाँ से यहाँ तक गया एक टी टाइम के अंदर, फिर यहाँ से यहाँ तक गया टी टाइम के अंदर, फिर यहाँ से यहाँ गया टी टाइम के अंदर। तो अगर टाइम फिक्स्ड रहेगा तो ये जो सन और प्लैनेट को जोड़ने वाला लाइन है वो जितना एरिया बनाएगा, जो ये सेक्टर का एरिया बन रहा है, या इधर जो सेक्टर का एरिया बन रहा है, या इधर जो ये सेक्टर में एरिया बन रहा है, या इस सेक्टर में जो एरिया बन रहा है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। यानी एरिया बाई टाइम जो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग DA बाई DT कहते हैं, ठीक ना। तो DA बाई DT जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इसको हम लोग और कह सकते हैं क्या कि एरियल वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ ए प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हो गया हम लोग का केपलर का सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब कोई एक प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करता है तो उसके
टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा, जो मान लिया जाए रोटेट कर रहा है, तो ये सन है, ये कोई प्लैनेट है, तो एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो उस इलिप्टिकल पाथ के जो मेजर एक्सिस होता है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना। तो अगर मान लिया जाए कि ये हम लोग का मेजर एक्सिस है आर, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का होगा। ये हम लोग का केपलर का थर्ड लॉ कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अभी तक जो जैम में जो क्वेश्चन आए हैं वो जनरली केपलर के थर्ड लॉ पर ही बेस्ड हैं, तो अच्छे से समझेंगे ये तीनों लॉ। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये समझ लेते हैं कि वो केपलर के थर्ड लॉ से अगर दो प्लैनेट जो है सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से ये सेकंड का टाइम पीरियड और फर्स्ट के टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो फर्स्ट का सेकंड का सन से डिस्टेंस और फर्स्ट के सन के डिस्टेंस के रेशियो के क्यूब के इक्वल होंगे, ठीक ना। तो वही टी जो हम लोग टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पकड़े वो यहाँ पर काम करता है, ठीक ना। वहाँ पर जैसे हम लोग मेजर एक्सिस का लेंथ आर पकड़ रहे थे, यहाँ पर ये आर जो है वो सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस भी पकड़ सकते हैं दिया रहे तब, या मेजर एक्सिस का लेंथ दिया रहे तब भी हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई एक प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं जिसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको आई इंटू एम से लिखा जाता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल इक्वल्स टू आई ओमेगा से लिखा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा हो गया ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी, या इसको हम लोग और लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू, रुक जाइए एक सेकंड, ये थोड़ा, हाँ, इसको हम लोग और लिख सकते हैं कि एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, यानी पोजीशन वेक्टर और ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में हम लोग एम भी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एंगुलर मोमेंटम। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि केपलर का सेकेंड लॉ जो है वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक। तो केपलर का सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और थर्ड लॉ जो है थर्ड लॉ से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इजीली डेराइव कर सकते हैं, ठीक ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि थर्ड लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हम लोग बातें थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं। एक जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है जो नेचर खुद तैयार किया है, और पहले हम लोग जान लेते हैं सैटेलाइट्स क्या कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सन के अराउंड जो सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स रोटेट करते हैं उनको हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं, और प्लैनेट के अराउंड जो ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं उन्हीं को हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। अब ये सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक हम लोग के नेचुरल सैटेलाइट हो गए, और एक जो हो गए हम लोग के आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड सैटेलाइट्स कहलाते हैं, ठीक ना। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे हम लोग का अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून हो गया, ठीक है। इसी तरह से और सभी प्लैनेट के भी कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग क्या करते हैं अपने काम के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कुछ वेदर सैटेलाइट, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कुछ कंट्रीज जो हैं वो स्पाई सैटेलाइट्स भी बनाकर स्पेस में भेजती हैं। तो हम लोग को जो इसके बारे में हम लोग डिटेल क्लास 11 में या फिर ग्रेजुएशन में भी बहुत कुछ पढ़े हैं, यहाँ पर बस हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेनली हम लोग को जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के लिए पढ़ने हैं। तो मान लिया जाए कि अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, और अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर कोई एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोटेट कर रहा है भी वेलोसिटी के साथ,
और अर्थ के सेंटर से एकदम डायरेक्ट जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है उसको आर पकड़ लेते हैं, यानी आर इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा। तो ये जो सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से अर्थ के अराउंड रोटेट करता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, और इसका वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ जी एम बाई आर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ और जी हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अब ये आर का वैल्यू हम लोग देखें, आर प्लस एच भी रख सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट का वो उसके खुद के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये किसके मास पर डिपेंड करता है? अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। बस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या कम है। अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम होगा। अब इसके बाद इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड देख लिया जाए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। ठीक, तो जहाँ पर आर प्लस एच क्या है, वो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का टोटल हाइट है, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा, अगर सैटेलाइट बहुत अर्थ के बहुत नज़दीक रोटेट कर रहा हो तब उसका वेलोसिटी होता है रूट ओवर ऑफ जी आर, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ आर बाई जी। तो ये बातें हम लोग थोड़ा सा समझ के रखेंगे। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली इसी टॉपिक से ही आते हैं, मतलब ये जो हम लोग स्लाइड्स में जो टॉपिक देखें उन्हीं सब पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक को जियो स्टेशनरी कहा जाता है, एक को पोलर कहा जाता है। तो सिलेबस में जनरली हम लोग के यहाँ पर केवल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में ही थोड़ा समझना है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ही समझते हैं हम लोग, उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और अर्थ के टाइम पीरियड के साथ रोटेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक ना, इनका एंगुलर वेलोसिटी और सेंस ऑफ रोटेशन जो होता है एकदम अर्थ के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यानी क्या, अगर मान लिया जाए यहाँ से हम लोग सैटेलाइट इधर की तरफ लॉन्च कर दिए, तो अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगा ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ एकदम उसी तरह से रोटेट करते जाएगा। ऐसे सैटेलाइट्स का जनरल हाइट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर के बराबर होता है। इनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। इनके ऑर्बिट को हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर पार्किंग ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। जियो स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ के जिस सरफेस से इनको स्पेस में अगर जाकर हम लोग प्लेस कर दिए, वो उस सरफेस से एकदम स्टेशनरी ही लगते हैं। अगर यहाँ पर कोई देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो हमेशा स्टेशनरी ही लगेगा, क्योंकि इसका रोटेशन और अर्थ का रोटेशन सेम है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी सेम है। अब बस यही। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के बाहर, यानी अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर भेजने के लिए हम लोग को उसे एक मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ता है, और जिसको हम लोग अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस करने का मिनिमम वेलोसिटी ही एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। इसका वैल्यू होता है अर्थ के लिए मतलब यानी अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को भेजना है तो जो एस्केप वेलोसिटी लगेगा उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2gr होता है, जहाँ पर g है रेडियस ऑफ अर्थ, जो जानते हैं 6400 किलोमीटर के करीब करीब हम लोग पकड़ते हैं। और कोई प्लैनेट अगर है तो प्लैनेट का रेडियस ले लेंगे कि प्लैनेट के ग्रेविटेशन को क्रॉस करने के लिए जो वेलोसिटी लगेगा वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2gr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, g जो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ पर से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर भेजना है तो मिनिमम इतना वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। तो ये एस्केप वेलोसिटी के बारे में थोड़ी जानकारी गई। अब हम लोग, तो ये बेसिक सिलेबस है जो हम लोग के जैम, CUCT और दूसरे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर कैप्लर्स लॉ से पूछे जाते हैं। तो जनरली कैप्लर का थर्ड लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैम में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उसी से आए हैं, तो थोड़ा अच्छे से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले 2015 का एक क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर दिया हुआ है कि ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द अर्थ। एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस आर है। ये अर्थ पकड़ लिया गया, एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है। ए सेकेंड सैटेलाइट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ मेजर एक्सिस 8r। एक सेकेंड सैटेलाइट है जो हम लोग का 8r डिस्टेंस पर अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, अर्थ को फोकस पकड़ के, ठीक है। इफ द फॉर्मर टेक्स 1 डे टू कंप्लीट ए रेवोल्यूशन, पहला जो उसको लगता है 1 डे लगता है एक रेवोल्यूशन करने में, तो ये दूसरे वाले को कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, दूसरे बार टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम निकालना है। केवल हम लोग का अंतर क्या है कि पाथ एक में सर्कुलर दिया है और एक में इलिप्टिकल ऑर्बिट दिया है। तो जनरली हम लोग का जो केपलर का लॉ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट दोनों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। यानी जो लॉ है वो दोनों फ्रेम के लिए कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है, स्मॉल आर से ही लिखते हैं, ये डिस्टेंस है आर दिया है। दूसरा जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 8r दिया है। पहला टाइम जो है हम लोग का 1 डे दिया है और दूसरा टाइम हम लोग को निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि T2/T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R2/R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। ये थोड़ा ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ठीक रहेगा। अब T2/T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू 8r है, रख दिया गया, R1 का वैल्यू r है, रख दिया गया, ये कैंसिल, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। अब T2 का वैल्यू निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, दोनों साइड रूट करके और ये T1 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सिंपल ये T2/T1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 के इधर रूट हो जाएगा दोनों साइड, तो ये मिल जाएगा। तो T2 इक्वल्स टू हो गया हम लोग का 8⁻³ का हाफ इंटू T1। अब T1 का वैल्यू 1 डे रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये करीब करीब 22 डेज के बराबर बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन रहा हम लोग का फर्स्ट 22 यानी 21.6 डेज के करीब करीब आंसर हम लोग का फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2007 में जो आया है, वो दिया है कि ये सैटेलाइट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। सैटेलाइट है जो एक प्लैनेट के अराउंड r डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, ओके, सेंटर से r डिस्टेंस पर। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज t, इसका टाइम पीरियड t दिया है। द सेम सैटेलाइट टेकन टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, ये एक दूसरा ऑर्बिट में ले जाया गया जहां पर रेडियस कितना हम लोग का 4r है। तो बताना है इधर की तरफ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ओके। तो ये एकदम देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग टाइम और डिस्टेंस की बात है, तो यहाँ पर हम लोग आराम से केपलर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट देख ले रहे हैं कि हम लोग का पहला जो टाइम दिया है वो है t और सेकंड जो टाइम है वो हम लोग को पूछा है। फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो हम लोग का दिया हुआ है r और सेकंड डिस्टेंस है वो हम लोग का दिया है 4r। तो हम लोग ये केपलर का लॉ T2/T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R2/R1 का क्यूब अप्लाई करते हैं। यहाँ पर R2 का वैल्यू 4r रख देते हैं, R1 का वैल्यू r रख देते हैं, r से r कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, और उसके बाद दोनों साइड रूट कर देते हैं। तो T2/T1 और T1 के जगह पर हम लोग t रख सकते हैं, तो T2/T इक्वल्स टू हो जाएगा ये r का पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू टी, यानी t से इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये हो गया हम लोग का T2 इक्वल्स टू 8t। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2018 का एक क्वेश्चन।
ये दिया हुआ है कि देयर आर 3 प्लैनेट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड ए स्टार एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, 4a एंड 9a रिस्पेक्टिवली। 3 प्लैनेट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं एक स्टार के अराउंड, कितने कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर, 4a एंड 9a डिस्टेंस पर। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द स्टार एंड द 3 प्लैनेट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। जो तीनों प्लैनेट है वो कोई एक स्टार के अराउंड रोटेट करना है, ठीक ना। अब जब टाइम t इक्वल्स टू t0 रहता है तो ये हम लोग का स्टार और तीनों प्लैनेट जो है वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तीनों प्लैनेट। तो जब टाइम t इक्वल्स टू t0 है तब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्लोजेस्ट प्लैनेट इज t, सबसे नज़दीक जो है उसका टाइम पीरियड t है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ लॉन्ग आफ्टर t0, तो t0 के बाद विल दे अगेन बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कितने समय बाद, t0 के कितने समय बाद ये लोग फिर जो है एक सीध में आएंगे। ओके, क्लियर है। 3 प्लैनेट्स हैं जो a, 4a और 9a डिस्टेंस पर कोई एक स्टार के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तब वो एक सीधी रेखा में है, सबसे जो नज़दीक है उसका टाइम पीरियड t है। तो t0 के कितनी देर बाद, मतलब जब वो एक साथ स्ट्रेट लाइन में आए तब टाइम t0 था, उसके कितने समय बाद फिर वो लोग स्ट्रेट पाथ में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केपलर का थर्ड लॉ ही यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, यानी t प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब तीनों के टाइम पीरियड का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, यानी t1:t2:t3। तो पहले यहाँ पर क्या है, प्रत्येक के रेडियस का 3/2 हो जाएगा। तो पहला का है यानी डिस्टेंस का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, तो पहले के लिए है a है, तो a⁻³ 3/2। दूसरा है 4a, तो 4a, दूसरा है 4a, तीसरा है 9a, तो 4a⁻³ 3/2 और 9a⁻³ 3/2। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो 1:8:27 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि सबसे छोटे का टाइम t है, तो रेशियो फिक्स्ड है, तो एक हो जाएगा t, एक हो जाएगा 8t और एक हो जाएगा 27t, ठीक ना। ये 3 टाइम पीरियड हम लोग के मिल गए। अब हम लोग जानते हैं कि एक बस वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि बस डिपो से बसेज स्टार्ट होती है एक साथ सुबह 5 बजे और सबको जर्नी करने में कितना टाइम लगता है ऐसा दिया रहता था, कहा जाता था कि फिर कितनी देर बाद वो बस डिपो में एक साथ मिलेंगी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो टाइम रहता था उनका एलसीएम निकाल लेते थे ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर भी जो हम लोग को टाइम पीरियड मिले उनका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 1 का, 8 का और 27 का। तो एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा फिर से मिलने का समय। तो यानी फिर से मिलने का समय कितना हो जाएगा, 216 इंटू टी या 216t हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये केपलर्स लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐड कर दूं और आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ठीक ना। आने वाले दिनों में मैं और छोटे छोटे वीडियो जो हैं एक एक टॉपिक पर अपलोड करते चला जाऊंगा। पहले हम लोग इजी टॉपिक्स ही पकड़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा एडवांस करते चले जाएंगे, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा प्रयास करना ही बहुत काफ़ी है हम लोग को कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में एमएससी में एडमिशन लेने के लिए। तो ज़रूर आप भी प्रयास करें, हम लोग भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे। थैंक यू।